हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। जन्माष्टमी थी कल और बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने यदुवंशियों के नाम एक पत्र लिखा है और पत्र लिखने के बाद में राजनीतिक क्षेत्र में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। पत्र में एक स्थान पर कंस शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसको लेकर के चर्चा है कि कंस को लेकर के किसकी ओर संकेत है। कुछ अंश पत्र के हैं वो हम यहाँ पढ़ करके सुना रहे हैं क्योंकि उस पर ही सारी चर्चा केंद्रित होगी आज। और उसके बाद में कल ग्वालियर में थे अखिलेश यादव ने इस बार ग्वालियर में जन्माष्टमी मनाई है। वहाँ उनकी पार्टी का कार्यक्रम था यादव महासभा की ओर से और वहाँ अखिलेश यादव ने जन्माष्टमी मनाई है, बड़ा कार्यक्रम हुआ है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि इसी पत्र के जवाब में, अपने चाचा के पत्र के जवाब में उन्होंने कहा है कि आप सब लोग जानते हैं कि दुर्योधन ने क्या मांगा था। पूरी सेना मांग ली थी, लेकिन जीत उसी की हुई जहां पर भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। तो ये पूरी राजनीतिक चर्चा है कल से, जब से पत्र जारी हुआ है। और इधर शिवपाल सिंह की रणनीति यही रही है कि वो समय समय पर अखिलेश यादव को परेशान करने के लिए इस तरह के ट्वीट करते हैं, पत्र लिखते हैं और उसके बाद में कुछ न कुछ संकेत छोड़ जाते हैं। प्रिय ययाति सुतवंश यदुवंशियों, ये कहकर के उन्होंने संबोधित किया है और लिखा है कि संपूर्ण विश्व को गीता का ज्ञान देने वाले शाश्वत सनातन भगवान श्री कृष्ण सभी यदुवंश के साथ साथ संपूर्ण विश्व के गौरव हैं। समाज में जब भी कोई कंस, ये मुख्य रूप से पंक्ति है, समाज में जब भी कोई कंस अपने पूज्य पिता को छल बल से अपमानित कर पद से हटाकर अनधिकृत आधिपत्य स्थापित करता है, तो धर्म की रक्षा के लिए माँ यशोदा के लाल ग्वालों के की वजह से सिंबल पे चुनाव जीतने के बाद देखिए, राजनीति की बात देखिए कि इतना सब होने के बाद उनको विधानमंडल दल की पहली बैठक में न बुलाया जाना, ये बिल्कुल निहायत गैर राजनीतिक कदम है और ये साबित करता है कि इस फैसले के पीछे कोई न कोई राजनीति ये और कोई बात है जिसके पीछे ये गैर राजनीतिक फैसला, ये कदम उठाया गया ये। और रही बात जो उन्होंने अखिलेश जी ने दुर्योधन की बात कही है, तो यही कहा जा सकता है कि दुर्योधन की वजह से ही पूरा वंश का नाश हुआ था, कोई नहीं बचा था। तो आज भले वो जीत गए हों, लेकिन दुर्योधन की हार या दुर्योधन की वध के साथ में सारे भाइयों का भी वध हुआ था, ये भी एक जुड़ा हुआ तथ्य है। तो ये भी कहीं न कहीं से एक कहानी बयां करता है ये। वाली जी शेखर जी, बहुत ही अच्छा आज चित्रण है। ये पत्रिका अपने आप में स्वयं सारा सब स्पष्ट कर दिया है। मजा आ गया। दुर्योधन भी हारे थे और कंस भी हारा था। और जब ये भगवान की शक्ति, भगवान ने जब जन्म लिया तो उन्होंने दुर्योधन को भी पूरी सेना दे दी और कंस को तो उन्होंने अपने आप ही निपटा दिया था। तो दोनों को निपटाने के लिए अब ये समाज जागृत हो चुका है। धर्म की विजय के साथ अपने आप दुर्योधन का अहंकार ही नष्ट होगा। इस तरीके से पांडवों ने बहुत ही दिन बहुत अज्ञातवास झेला, सब कुछ झेला और उसके बाद उनकी विजय हुई। इसी तरीके से मुझे अब लगता है ये अपने आप में जो भी
इस तरीके की अहंकार की हार होगी। और जिन्होंने अपने बुजुर्गों का अपमान किया, उस कंस का भी क्या हाल हुआ। ये अपने आप ये चिट्ठी, दोनों की चिट्ठियां, दोनों के वक्तव्य ये बयां कर रहे हैं कि अब दुर्योधन और कंस दोनों का हाल जो हुआ था वही होने वाला है। उन्होंने भी अपने पूरे परिवार को, दुर्योधन ने भी अपने परिवार को खत्म कर दिया था, उसी तरीके से कंस ने भी अपने जीवन को की लीला खत्म करवा ली थी। भगवान का वो अभ्युदय हो चुका है और उस रूप में अब भारतीय जनता पार्टी जो है अपना परचम लहराने के लिए ये 75वां स्वतंत्रता दिवस का जिस तरीके से उन्होंने अपना मनाया है, उसी तरीके से आगे अपना जन शताब्दी वर्ष भी मनाने की तैयारी में जुटी हुई है। वो भी एक आगे के लिए ये इन लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी हो गया और हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही ऊंचे परम वैभव पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त होगा। अरे क्या बिजली गई क्या? सुशील, जी देखिए, महाभारत और कंस अलग बातें हैं। सभी लोग जानते हैं भारत में मात्र एक ऐसा प्रभावशाली राजा था जो बर्बरीक नाम से जानते थे, वो पूरी महाभारत नष्ट कर सकता था एक बाण में। सभी लोग जानते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या कहा, शिवपाल सिंह यादव जी ने क्या कहा, अखिलेश जी ने क्या कहा। भाई साहब, बात तो ये है यहाँ पर कि सभी लोग, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को और राम को आगे लेकर राजनीति करना प्रारंभ कर दिए हैं। कहीं राम को आगे लाते हैं, कृष्ण आगे कराते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि कानून व्यवस्था में क्या गड़बड़ी है और हमारा जो उत्तर प्रदेश है किस दिशा की ओर जा रहा है। आए दिन हम देखते हैं कि कहां से कहां तक कहीं घटनाएं ऐसी होती हैं जो अनघटित होती हैं, उनको घटनाक्रम में बदल दिया जाता है। कानून व्यवस्था इतनी चरम सीमा पर अच्छी चल रही है कि आज कोई व्यक्ति अगर थाने पर जाए तो एफआईआर 3 दिन तक दर्ज नहीं करी जाती है उसकी, 2 महीना उसको भगाया जाता है, तो भी उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। आपने अभी देखा होगा कि कई जगह ये पुलिस वालों के वीडियो वायरल हुए हैं, उस कोई पार्टी ने नहीं। आने वाले समय में क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तार अभी चल रही है और सरकार में एक कर्तव्य दिखाए जा रहे हैं कि प्रशासन, शासन, प्रशासन, सभी लोगों के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, आप एक तरफ से देख लीजिए कि क्या प्रशासन संतुष्ट है सरकार से, क्या जो है सरकार प्रशासन से संतुष्ट है, आप यहाँ पर देख लीजिए। दूसरी भाई साहब, मैं आपको बात बताऊं कि सरकार चाहे किसी की पार्टी की हो, लेकिन कानून व्यवस्था पर किसी सरकार ने काम नहीं किया। कहते तो सिर्फ अपनी अपनी समझ में है कि कानून हमारी सरकार में अच्छी चली और समाजवादी पार्टी की सरकार में चली और उसमें बसपा की सरकार अच्छी चला रही कानून। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश लड़ना जा रहे हैं। इस बात देख लीजिए। आइए भाई साहब कि यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जी ने क्या लिखा कि उन्होंने कंस किसको बताया। मान लीजिए कि सीधा सीधा सवाल है कि कंस को उन्होंने अखिलेश जी को बता दिया, तो अखिलेश जी तो ये सोचते रहे होंगे कि दुर्योधन किसको बता रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव जी को उन्होंने दुर्योधन बता दिया। तो भाई साहब, यहाँ पर सिर्फ राजनीति की जो भी टिप्पणी सामने आ रही है तो उसे वोट बैंक बटोरने के लिए, लेकिन ये सभी जातियां, विशेषकर कोई भी एक जाति के भगवान कभी हुए नहीं है। महाभारत में एक जाति का सेनापति और ना सेना के जवान थे,
जो वहां महाभारत के लिए लड़ गए। तो क्या आप देख लीजिए, उन्होंने कहा कि यशोदा जी से जन्म लिया उन्होंने, तो क्या ये सत्य बात है? भाई देवकी से जन्म लिया, वो वहां पहुंच गए, पालने वाला कोई और था। वैसे ही जो है समाजवादी पार्टी को बनाने वाला आज चलाने वाला कोई और है। आप देख लीजिए, क्या उसमें आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में क्या जो समाज के लोग काम कर रहे हैं वो संतुष्ट हैं? हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए, माननीय ओमकार राजभर जी इस समय पूरी समाज के अति पिछले दलितों के साथ में घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सभी हर जगह मीटिंगें अपनी कर रहे हैं। माननीय ओमकार राजभर साहब जो है हर समाज के पिछड़ों के लिए, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, जो व्यक्ति नीचे दबा हुआ है उसको उठाने का काम राजभर साहब कर रहे हैं, और उसी को उठाने के लिए देखिए, वो ध्रुव जगह राजपूत, जगह अपनी मीटिंग कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। ध्रुव राजपूत जी, जी भाई साहब, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने जो पत्र जारी किया, उस पत्र का अवलोकन से ये पता लगता है, सीधा सीधा उनका इशारा है राजनीति की तरफ। उन्होंने जो कंस शब्द का प्रयोग किया है वो सीधा सीधा इशारा राजनीति की तरफ जाता है। और उस इशारे को देखकर उन्होंने जो यादवों के लिए, जो यादव जाति के लिए, जाति विशेष के लिए जो उन्होंने इशारा किया है कि कब तक इधर उधर भटकते रहोगे, आपकी मुख्य पार्टी जो है वो प्रसपा है बसपा है, हाँ। और आपको प्रसपा में आना चाहिए, आप किसी के बहकावे में ना आए। ये शिवपाल सिंह जी का इशारा था सीधा सीधा अपनी जाति विशेष के लिए। कहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी जो बात कही है, उन्होंने भगवान के दरबार में जब उनके यहाँ जब महाभारत काल में युद्ध चल रहा था तो अर्जुन भी गए थे और दुर्योधन भी गए थे। तो उन्होंने जो इशारा किया है कि एक तरफ पूरी सेना थी और एक तरफ अकेले भगवान थे, तो जीत किसकी हुई, कैसे हुई, वो महाभारत काल की बात है। लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि राजनीति जो हो रही है आजकल, जो राजनीति का चक्र प्रचलन चल रहा है, मैं अपने शब्दों में कहना चाहूंगा वो बहुत ही निंदनीय है। और एक दूसरे पर इतनी गहरी टीका टिप्पणी की जाती है, पार्टी विशेष को लेकर बातें चलते और व्यक्ति विशेष तक आ जाती है और जाति विशेष तक आ जाती हैं। कहीं पर भी विकास की बात नहीं होती है, कहीं पर शिक्षा की बात नहीं होती है, कहीं पर किसी भी प्रकार के रोजगार की बात नहीं होती है, किसान की बात नहीं होती है, बात को घुमाया जाता है। हमारे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा का वो स्तर किया है दिल्ली में जो कि विदेश तक के लोग देखने आते हैं। लेकिन वही हम यूपी का हाल देखें, यूपी में जो मुख्य काम है शिक्षा का वो तो हो ही नहीं रहा है। आधा समय जो है खाना बनाने, खाना खिलाने उसमें निकल जाता है। क्या पहले नहीं, क्या पहले बच्चे नहीं पढ़ते थे? पहले भी बच्चे स्कूल जाते थे, सब कुछ होता था, लेकिन उसकी एक रूपरेखा होती है, एक सीमा होती है हर चीज की। लेकिन आज जो शिक्षा का स्तर उत्तर प्रदेश में गिर रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि राजनीति की बातें हमेशा से टेढ़ी मेढ़ी होकर सीधी सीधी कोई नहीं कहता है, सब घुमा फिरा के कहते हैं। कोई भी बात सीधी नहीं होती है। अभी कितना बवाल हुआ अपने फर्रुखाबाद में ही गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर। गंगा जब फर्रुखाबाद में बह रही है तो एक्सप्रेस वे दूसरे जनपद में चला जाता है, फर्रुखाबाद को नहीं मिलता है। विकास की बात अगर भाजपा के सामने आप कह दीजिए तो वो दूसरी बातों को लेकर उसको अपने एड़े मेड़े तिरछे करके बात को करते हैं। हम तो फर्रुखाबाद में एक ही बात कहते हैं, फर्रुखाबाद की एक मुख्य सड़क है, जो सड़क जो है हमारे सेंट्रल जेल चौराहे से होकर मोहम्मदाबाद होकर जाती है, और उसकी जो दशा है वो फर्रुखाबाद का विकास दर्शाती है कि क्या दशा है। किसानों का वो हाल कर दिया गया है जो जिसको ब्याह करना भी जो है नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसान की आय जो 2 गुनी बात
दोगुनी की, 22 तक किसान की आय दोगुनी होगी, उस पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। किसान जहां का तहां है, बल्कि और बैक फुट पे पहुंच गया है। तो जो समाजवादी पार्टी और प्रस्ता के दोनों अध्यक्षों ने अपनी अपनी बात कही, एक ने कंस की बात कही और एक ने दुर्योधन की बात कही, तो दोनों बातें राजनीति से जोड़कर एक दूसरे पर कटाक्ष और टीका टिप्पणी की बात हो रही है। यादवों को अपने पक्ष में लाने के लिए उन्होंने सब कुछ टीका टिप्पणी की है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, अभिषेक जी बोल पाएंगे? जी जी सोमवार किया है वो तो ये स्पष्ट है किसी का उसकी होगा उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। बात जो छल और बाकी आती है वो हमसे और आपसे है जगह है उत्तर प्रदेश का पूर्व अगले तो ये आपस में कैसे पुरस्कार रहे इसलिए लड़ते हैं भारतीय से कहते हैं पानी है और चलिए ठीक है। समाज विवाह इससे कोई अभी जैसे जिस मुख्यमंत्री है चलिए ठीक है अभिषेक जी, धन्यवाद। ये अनिल मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी ऊपर उठ के बैठिए थोड़ा। शेखर जी, ऊपर आवाज आ रही है? ऊपर उठिए थोड़ा। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही, थोड़ा ऊपर उठिए। सामने हाथ आइए, हाथ सामने हटा लीजिए। चलिए मिश्रा जी बोलिए। हाँ देखिए, ये जो भी शिवपाल जी ने पत्र लिखा है, ये आप समझिए उत्तर प्रदेश में भाजपा एक रिंग मास्टर की भूमिका में है और जो महाराष्ट्र में खेल खेला भाजपा ने, वही खेल उत्तर प्रदेश में खेलने की मंशा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, तो इसलिए वो उस खेल का वो दूसरे तरीके से हो रहा है। और भाजपा की भूमिका, वो एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं। शिवपाल जी को तो वो ये सब भ्रम में रखे हुए हैं और उनके जरिए से महाराष्ट्र वाला खेल की असली समाजवादी पार्टी प्रसपा ही है।
एक तरफ ये कर रहे हैं और दूसरे तरफ इस तरह की बयानबाजी से अखिलेश को उलझाना चाहते हैं ताकि वो जो मुख्य मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं उनको उठा ना पाए। तो सपा भाजपा एक रिंग मास्टर की भूमिका में है और दोनों हाथों में उसके लड्डू हैं। और मेन इसकी भाजपा के आज एक कठपुतली बनके जिस तरीके से शिवपाल जी कर रहे हैं और वो भाजपा के इशारे पे हो रहा है। आप पत्र की शैली देखिए, जो पत्र की भाषा देखिए, ये पत्र की भाषा एक जिस तरह से ये पत्र लिखा गया है, ये पत्र शिवपाल जी की भाषा नहीं है। ये पत्र में जिस तरीके से चाह रहे हैं उसकी आप एक एक शब्द गौर करिए आप और जिस तरीके से पत्र में नीचे केवल शिवपाल यादव लिख दिया गया है, पत्र में कोई उनके हस्ताक्षर भी नहीं है, केवल शिवपाल यादव लिखा गया है। तो ये इस तरीके से साफ साफ जाहिर है कि ये पत्र भाजपा ने लिखा और इस पे निशाना शिवपाल जी का बनाया गया। चलिए भाई भाजपा बताइए। अरे मिश्रा जी भी ये बात स्वीकार कर रहे हैं, माननीय मिश्रा जी भी ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ दोनों हाथों में लड्डू है। जो धर्म की पर चलेगा, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा के लिए जो आगे हाथ बढ़ाएगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। कृष्ण धर्म के रक्षक रहे, इसीलिए उन्होंने पांडवों का साथ दिया। मुझे ऐसा लगता है वही भाषा, वही संदेश हमारे हर प्रवक्ता के मुंह से निकल रहा है कि धर्म की जो रक्षा करेगा उसकी भगवान रक्षा करेंगे। उसके लिए ही श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जो हम सभी पूरा हमारा हिंदू समाज भारतवर्ष में, हमारी ख्याल में ऐसा कोई जगह नहीं होगी जहां श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पालीवाल जी, ये पालीवाल जी आप नहीं, पालीवाल जी मैं बात आपके बीच में रोक रहा हूँ। ये जो पत्र लिखा है ये पत्र भाजपा ने लिखवाया, भाजपा ने लिखा। ये सिर्फ महाराष्ट्र वाला खेल हो रहा है दोहराने के लिए, ताकि प्रसपा को ये आपस में करके लड़ाई इनकी और प्रसपा को साबित करवाएं कि ये असली यादवों की पार्टी है, सारे यादव इस तरफ आ जाएं। ये सिर्फ वो खेल भाजपा उत्तर प्रदेश में खेल रही है। बच्चे असली बात तो नहीं, अब आपने भी स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू हैं, तो मैं समझता हूँ कि धर्म की रक्षा में जो व्यक्ति धर्मो रक्षक रखता का बात उठाते हुए भाजपा ये न भूले कि दोनों लोगों का वातावरण इस तरीके से बन रहा है कि दुर्योधन ने भी अपने सारे भाइयों को गांव पे लगाते हुए और घोड़े में भी समझौता नहीं किया। वही स्थिति आपने अभी अपने वक्तव्य में ही कहा था कि शिवपाल सिंह जी को उतना आदर न देते हुए उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया शिवपाल जी ने कि अपनी पार्टी को विलुप्त करते हुए उनके साथ फिर से जुड़ने की बात कही। तो इसका मतलब मुझे ये लगता है कि दुर्योधन ने कहा कि एक गांव भी नहीं देंगे हम पांडवों को। तो इसका मतलब तो यही लगता है कि उन्होंने अपने नाम का नामकरण जो किया है, अपना काम करके भी दिखा दिया है कि दुर्योधन कौन है और कंस तो फिर कंस है। देखिए, इस लड़ाई का मुख्य उद्देश्य भाजपा का ये है, इस तरह का अखिलेश जी को उलझाने का और शिवपाल जी को भ्रम रखने का और ये पत्र लिखवाने का, ताकि जो उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल की भूमिका है वो समाजवादी पार्टी ने निभा पाए और जो इनकी कमियां हैं सरकार की, जनता जिससे तराई कर रही है, उन मुद्दों को न उठा पाए, उसको उलझाने के लिए सारा ये खेल चल रहा है ये। और इसीलिए शिवपाल जी को मोहरा बनाया गया है। और भाजपा की जो विभाजनकारी नीति है, विभाजनकारी नीति भी वो भी यहीं पर लागू होती है, क्योंकि भाजपा विभाजनकारी बातों में माहिर है, इनकी विभाजनकारी नीति रही है। तो ये कमियों का फायदा उठा के विभाजन कराना चाहते हैं और उसका लाभ लेना चाहते हैं अंग्रेजों के तरीके से। राजनीति में ये सब कुछ संभव है,
इसलिए ये सब दांव पे चलते हैं। इसमें स्वयं को सावधान रहना चाहिए। जैसे तैसे तुम्हारा चाचा भतीजे का कोई अगर गठबंधन सही हुआ था तो मैं ये समझता हूँ ये दायित्व बनता था कि चाचा को सम्मान पूर्वक हर कार्यक्रम में बुलाने का और बैठालने का ये दायित्व बनता है। आप अपने घर में नहीं सामंजस्य बैठाल पा रहे हो तो अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए आप बात रख रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि अब कोई आदमी ऐसा नहीं है। हर आदमी सीधा सीधा कि आजकल जो मीडिया जिस तरीके से फेसबुक और सारा बुक चल रहा है इस पर जो है सब देखिए, आदमी भारतीय जनता एक एक पार्टी बात को को देख रहा अपना है। विरोध भारतीय जनता पार्टी को अपना विरोध नहीं पसंद है। जनता के मुद्दों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। जिस जनता ने इनको कुर्सी पे बिठाया उस जनता के बारे में जितना ये इसमें कूटनीति कर रहे हैं शिवपाल और अखिलेश के बीच में, उससे अगर वही चीजें जनता के मुद्दे में लगाते, उसमें इनका इंटरेस्ट कोई नहीं है। इनको केवल सत्ता चाहिए है और जनता के मुद्दों से ध्यान बटाने वाला इनको जो काम करते हैं वो काम इनको चाहिए। इसलिए ये इनको आपस में और विभाजनकारी बातें करके इनको आपस में अच्छा, उलझाने की बात कर रहे हैं। ये असली मुद्दा ये है इसमें। इस चिट्ठी में भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है मिश्रा जी? ये चिट्ठी भारतीय असली जनता बात तो पार्टी ये की है ही स्पॉन्सर है। ये इस वो आपस में ही अपना एक दूसरे को बता रहे हैं कि कौन कंस है, कौन दुर्योधन है, कौन क्या किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। इसमें अगर भारतीय अगर वो जनता चिट्ठी पार्टी गलत है तो शिवपाल सिंह जी को उस एक चिट्ठी तरफ का उलझा खंडन रही करना है, चाहिए। एक तरफ भ्रम का खेल खेल रही है। शिवपाल जी को भ्रम में रखे है और तो अखिलेश को उलझा रही है। इसमें फायदा भारतीय जनता पार्टी का ने हो अगर रहा वो है। चिट्ठी नहीं लिखी है तो उसका खंडन करना चाहिए कि हमने ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। शिवपाल जी की सहमति से लिखा गया पत्र है, लेकिन देखिए नीचे शिवपाल जी का नाम लिखा हुआ है, उसमें उनके हस्ताक्षर कहीं नहीं है। अब ये तो आप कह रहे हो अगर हस्ताक्षर नहीं है और इतना बड़ा सब कुछ हो रहा है तो शिवपाल जी को उसका खंडन करना चाहिए हाँ, कि हमने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा है। अब आपने ही स्वीकार करके कहा कि शिवपाल सिंह जी ने अपनी पार्टी को विलुप्त करते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके चुनाव लड़ा और उसके बावजूद उनको किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। अभी आपने ही कहा जी जी जी, लेकिन ये आपके मुख से भारतीय ये बात जनता पार्टी की जो विभाजनकारी नीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो विभाजनकारी नीति है, तो ये उसी विभाजन के रास्ते पे चल रही भाजपा है। समाजवादी पार्टी को लेके भी, प्रस्ताव को लेके, और उसको उनकी आपस में विभाजनकारी चीज में बातों को लेके उसका लाभ पूरा भाजपा लेना चाहती है कि ताकि जनता से जुड़े मुद्दे ना उठे, सरकार की कमियां ना उठाई जाए, इसके लिए सारा कुछ हो रहा है ये। वो आपकी बात सही है, लेकिन राजनीति का मतलब तो यही है। भारतीय जनता पार्टी जमीन धर्म के रास्ते में जो चलेगा उसे तो भगवान अपने आप लाभ पहुंचाएगा। भारत में को कैसे लाभ दिया जाए इसकी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ना ही हमने कभी लड़ाने का काम किया है। हम कैसे हमारा देश समृद्ध बने, कैसे भारत की पहचान पूरे विश्व में बने, इसकी चिंता अगर किसी पार्टी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। सबसे पहले सुन लीजिए, जो हाईवे वाला प्रोजेक्ट है सबसे पहले माननीय अटल जी लाए थे। आज पूरे विश्व में अगर मोदी जी के नाम का बता दीजिए, मोदी जी इस देश में जाते हैं, भारतीय जनता उनका स्वागत करती है। रही बात पाकिस्तान, जब तक आप लोग सत्ता में रहे हमारे देश के सैनिकों की दुर्दशा हुई, कभी कांग्रेस ने मुंह पर ये जवाब नहीं दिया। आदरणीय मोदी कहीं जवाब दिया हो तो कांग्रेस लोग बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह विभाजन कराया, चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, वहाँ क्या किसान हिंदू नहीं थे क्या? है आज पार्टी ने 1947 में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, 1947 में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। उस समय जब देश का बंटवारा हुआ तो कौन जिम्मेदार है महोदय? जब 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था
उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। तो बता दीजिए देश का विभाजन किस दल ने कराया था? देखिए आप वो गुजरात विभाजन, करिए कि कांग्रेस ने देश का विभाजन कराया वो था। आप वो गुजरात एक करिए, गुजरात वो करिए आप। एक वो एक विभाजन था। सिर्फ आप तो हर रोज पंडित विभाजन करा जवाहरलाल रहे हैं, नेहरू की आप तो हर रोज विभाजन करा रहे हैं। हिंदू हिंदू से लड़ा रहे हैं, किसान किसान से लड़ा रहे हैं, उद्योगपति उद्योगपति से बीच में खाई पैदा कर रहे हैं। हर वर्ग में आप लड़ा रहे हैं, रोज विभाजन आप करा रहे हैं। ये धर्म वो तो एक विभाजन था। धर्म के आधार पर भारत को 3 टुकड़ों में उस समय बांट दिया था। धर्म के आपको आधार पर ये बताइए कि कैसे जिनकी संप्रदाय धरे हुए और कांग्रेस के लोगों ने लोगों का जिनकी मूर्ति सनातनियों का मुकदमे लिखे गए। सबसे ज्यादा सनातनी जेल गए कांग्रेस जब तक सत्ता में रही। जिनकी भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्य ऐसा नहीं किया है गुजरात में जिससे उन्होंने आरएसएस पे बैन लगाया जिससे था उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। बैन खत्म किया था। तो उनकी शर्त आपको मालूम क्या थी? उन्होंने इस शर्त पे प्रतिबंध लगाया था कि आरएसएस के लोग देश के तिरंगे का सम्मान करेंगे, इसका विरोध नहीं करेंगे। इस शर्त पे पटेल जी ने प्रतिबंध हटाया था। आप सोचिए आपकी विचारधारा क्या थी। पटेल जी ने, जिनकी आपने मूर्ति प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में लगाई है, उन्होंने प्रतिबंध लगाया था आरएसएस पे, और हटाने की वजह उसके संग शर्त जुड़ी हुई थी कि तिरंगा का आप सम्मान करेंगे, आप केसरिया का झंडे की बात नहीं करेंगे, जो देश का ध्वज है उसका सम्मान करेंगे, कभी उसका अपमान नहीं करेंगे। ये शर्त थी, तब उन्होंने हटाया था। सुन लीजिए कभी भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगे का अपमान नहीं किया। आप विभाजनकारी नीति कांग्रेस की रही है। सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक जी 1 मिनट अनिल मिश्रा सुन लीजिए। हाँ जल्दी बोलिए। भाई साहब जल्दी बोलने की बात की गई। मुझे तो ये लग रहा है जैसे कि राजनीति के उसमें जो मतलब जंगाल में शंकर जी की बूटी डाल दी गई है और उसे पी करके सब अपना अपना कयास लगा रहे हैं। आप एक बात बताइए, यादवंशियों को उन्होंने संबोधित किया, खाली यादवंशियों को संबोधित करा, और वहीं से अपने उस पत्र की कितनी महत्ता रह जाती है इसको देख लीजिए। आरोप तो लगते रह रहे हैं। बड़ा अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि बुढ़ा हो या जवान हमें हत्या से काम। वो कहते हैं कि वो कंस है, वो दुर्योधन है, फिर वो कहते हैं नहीं वो दुर्योधन है, वो कंस है। वो कहते हैं यार दोनों मर रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं हंस रहे हैं। क्या तमाशा बन रखा है। अरे आप सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, आप सत्ता पक्ष में बैठ करके जो है वो अपने आम आदमी के दुख दर्द की बात क्यों नहीं करते हो? आप महंगाई की बात क्यों नहीं करते हो? आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते हो? आप सुशासन करने की बात करते हो? क्या जो है बिल्कुल दुशासन लूटता घूम रहा है बिल्कुल चौराहों पे और गली नुक्कड़ चौबारों पे, आप उसकी बात क्यों नहीं करते हो? कब पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे उसकी बात क्यों नहीं करते हो? अभी तो शिवपाल जी से पूछो ना आप कि वो किसको कह रहे हैं कंस और कौन दुर्योधन। अखिलेश जी ने तो उनके पत्र पे जब सवाल किया गया तो उसका जवाब दे दिया गया। और ये पर्दे के पीछे से दरवाजे तक दस्तक जो है दिलवा लिया आपने शिवपाल जी को, और उसके बाद में आपने बंद कर दिया अपना कि मेंबर साजी बंद हमारी। बेचारे वहां तक गए, आश्रय में थे। तो कब तक ये खिलवाड़ करोगे यार, लोगों को कब तक बेवकूफ बनाओगे? सवाल ये है। और हम तो एक ही बात कहेंगे कि एक के बाद एक नया विषय खाली चर्चा का उठा देते हैं आप कि सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, और वादा बदन लपेट लो, लंगोटी नहीं तो क्या, फिर एक पत्र किसी का आ जाएगा, चलो उसकी चर्चा करते रहो। आप अपने कर्तव्य की बात करो, अपने जो है आपका जो फर्ज है, जो शपथ ली है आपने वहां पे संविधान की और संसद की, मत बोलिए इस वक्त के ऊपर। आपके बोलते वक्त मैं नहीं बोला था, ना ना ये नहीं चलेगा, आप नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप क्या समझते हैं आप जुबान खामोश कर देंगे लोगों की? ये नहीं होगा। हम बोल ले उसके बाद में आप बोलिएगा। और अगर इतना आपको नहीं, अगर इतना आपको तमीज नहीं है, लिहाज नहीं है, तो डिबेट में मत फाइल कीजिए, मत भाग लीजिए आप। अभिषेक सुन लो भाई, अभिषेक जी नहीं मैंने कह दिया अपनी बात। इस माहौल में नहीं कहूंगा। अब से बोलेंगे, अब खाली अब से बोलेंगे। बीजेपी की नीति बन गई है, आप लोगों ने नीति बना दी है कि आप किसी बोलने नहीं देंगे। बोलिए पूरा का पूरा जो है अभिषेक जी बोले, अभिषेक इस माहौल में नहीं कहूंगा मैं। और अभिषेक जी बैठे हैं इंदा से, तो इस बात का ख्याल रखें। जब मैं चुप रहा, आपकी पूरी बात सुन ली, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अनिल जी ने कहा है, मैं अनिल जी को संबोधित कर रहा हूं, आपको जवाब नहीं दे नहीं हूं, आपको उत्तरदायी नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को उत्तरदायी हूं। मैंने कह दी अपनी बात,
मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, अफसेकी को बुलवाइए। जब मैं नहीं बोलता हूं तो कम से कम मेरी पूरी बात सुनिए, एक एक पॉइंट का जवाब दीजिए। अब सही हो गया मामला, बोलिए अब। बोलिए सही हो आपकी। गया तो मैंने कह दिया कि सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, वादा बदन लपेट लो, लंगोटी नहीं तो क्या, अपना फर्ज पूरा करिए, महंगाई दूर करिए जिसके लिए आप बैठे हैं। शिवपाल जी ने क्या लिखा और किसने क्या लिखा और क्या लिखा उसके ऊपर आपको प्रसन्नता होगी, हम तो उसको जो है कोई ज्यादा वो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने खाली एडवेंसियों को संबोधित किया है। राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो है पूरे अपने जो विश्व के लिए आदर्श हैं, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण, और उनको जो है वो हर व्यक्ति, हर जाति का, हर बिरादरी का मानता है। पूरे हिंदुस्तान में घर घर में जन्माष्टमी मनाई जाती है। जिस दिन वो हम सबको संबोधित करके बात करेंगे उस दिन उनकी जो है अपने गंभीरता का और महत्ता का हम अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र होंगे। अभी तो शिवपाल जी से पूछिए कि वो कहाँ पे अपना जो है किसके इशारे पे ये सब कर रहे हैं। आप से जी अनम्यूट करके वही बोलिए। बात आ गई अभिषेक जी, देखिए वही बात इशारे वाली। बताइए। अभिषेक अनम्यूट करके बोलिए। रिंग मास्टर और कोई है? हाँ पाली वाली आप दीजिए जवाब अनिल मिश्रा जी। हाँ मिश्रा जी, हमने तो भाई पहले ही बता दिया कि जिस तरीके से दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है, और माननीय मिश्रा जी ने हमारे जैसे अभी कहा था कि शिवपाल सिंह जी के साथ उन्होंने छल किया है। उन्होंने उनके साथ त्याग करते हुए अपनी पार्टी को पूरा दरकिनार करके प्रसपा को और उसका अपना लाभ एक भाजपा ले सीट रही पर है। ही संतुष्टि करते हुए उसके बावजूद अखिलेश जी ने उनको सम्मान नहीं दिया। इसका मतलब क्या है कि परिवार में असंतोष की भाषा कौन क्या बोल रहा है, अपने आप उनके मुंह से अपनी उपाधि निकल रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोष देना मैं ये समझता हूं कि अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके आपस में ही उनके विचार और उनका कर्तव्य दिखा रहा है कि कौन किस रूप में पेश हो रहा है। ये सब जग जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से शिवपाल जी, एक मिनट लेंगे, पूरी हो जाने। हाँ बोलिए। हाँ हाँ पाली वाली जिस तरीके से शिवपाल जी के साथ उन्होंने जो बर्ताव कर रखा है, उससे उन्होंने जो पत्र लिखा है वो पीड़ा उनको है। उस पत्र के द्वारा ऐसा लगता है कि शिवपाल सिंह को कहीं न कहीं से पीड़ित किया गया है, और इसी नाते उन्होंने आज इस श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर उनको जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है, अपने समाज के अंदर रखा है। इसीलिए उन्होंने समाज के अंदर ही केवल बात रखी है, अपने परिवार को समझाते हुए उन्होंने बात रखी है। हमने सही कहा या उन्होंने एक सेकंड जवाब सुन लीजिए। हाँ एक सेकंड जवाब सुन लीजिए साहब। मैं एक बात कह रहा हूँ, बड़ी मजेदार बात है। शिवपाल जी ने एक पत्र लिखा, यदुवंशियों के नाम लिखा, किसी का नाम लिया नहीं उन्होंने, ना अखिलेश जी का लिया ना किसी का लिया। लेकिन मुझे आश्चर्य, एक तो बात ये प्रसन्नता है कि अभी भी हम कम से कम जो है विपक्ष में होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की निगाहों में आकर्षण का बिंदु है कि अगर कहीं कोई रिप्लेस करेगा हमें तो समाजवादी पार्टी करेगी। सबकी हमदर्दी जो है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी हमदर्दी शिवपाल जी के साथ आ गई है। इसी से साबित हो रहा है कि कहाँ किसके इशारे पे काम हो रहा है। अपना अपना कर्तव्य देखिए, जनता की महंगाई दूर करिए, बेरोजगारी दूर करिए, ये सब चीजें आनी जानी होती हैं। चलिए अब से बोल पाओगे? चलिए बिग बुलेटिन की आज की स्पेस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की स्पेस में भाग लेने के लिए अभिषेक जी का, पालीवाल जी का, अनिल मिश्रा जी का, विवेक नारायण मिश्रा जी का, सुशील का और ध्रुव राजपूत का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद गुप्ता सर्जन और डॉक्टर कविता शर्मा की ओर से समस्त जनपद वासियों को अमृत महोत्सव के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने का संकल्प लें।
हम संकल्प लेते हैं कि असंख्य देशभक्तों की कुर्बानी से मिली आजादी को हम हर कीमत पर अक्षुण्ण रखेंगे। प्रयाग नारायण हॉस्पिटल, आवास विकास तिराहा, फर्रुखाबाद। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर समस्त देशवासियों, खासतौर से नवाबगंज नगर पंचायत वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हर घर पर तिरंगा लगाएं और इस झंडे के लिए संकल्प लें, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। यशवीर सिंह आर, सदस्य जिला पंचायत फर्रुखाबाद। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर समस्त देशवासियों, खासतौर से कायमगंज विधानसभा क्षेत्र वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की खातिर हम संकल्प लें, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। सर्वेश अम्बेडकर, पूर्व सपा प्रत्याशी कायमगंज विधानसभा क्षेत्र एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सपा अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ। TSKK पब्लिक स्कूल नारायणपुर फर्रुखाबाद की ओर से समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यानी अमृत महोत्सव के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर मुकेश सिंह राठौर, प्रबंधक एवं पूर्व प्राचार्य DN डिग्री कॉलेज फतेहगढ़, और अनुग्रह प्रताप सिंह, डायरेक्टर। समाजवादी पार्टी के मीडिया विभाग के संरक्षक अनिल मिश्रा और अधिवक्ता अंकुर मिश्रा की ओर से समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के सदस्य बने। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर समस्त देशवासियों, खासतौर से फर्रुखाबाद शहर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की आन बान शान के लिए संकल्प लें, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। धर्मेंद्र कनौजिया, सभासद नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर समस्त देशवासियों और फर्रुखाबाद शहर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की आन बान शान के लिए हम संकल्प लें, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अवनीश यादव, सदस्य जिला पंचायत फर्रुखाबाद। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर समस्त देशवासियों, खासतौर से फर्रुखाबाद शहर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की आन बान शान के लिए संकल्प लें, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। कुमार चंद वर्मा, जिला अध्यक्ष, अतुल सिंह वर्मा, जिला उपाध्यक्ष, IBGA फर्रुखाबाद। मैं यशवीर आरी, सदस्य जिला पंचायत फर्रुखाबाद। समस्त जनपद वासियों को, नवाबगंज नगर पंचायत वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। देश में आज़ादी बहुत कुर्बानियों के साथ में मिली है। तमाम लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर फांसी के फंदे को चूमकर आज़ादी हासिल की। इसलिए आज ये जरूरी है कि ये आज़ादी मजबूत रहे, भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान मजबूत रहे। और समाजवादी पार्टी ने अभियान चलाया सदस्यता के माध्यम से कि भारत का संविधान मजबूत हो, भारत का लोकतंत्र मजबूत हो। हम आपसे ये भी अपील करेंगे कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सदस्य बने।